रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जनूबी कोरिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वहाँ पे जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि 2022 में सदर का इलेक्शन हुआ था और बहुत थोड़े से मार्जिन से जो मौजूदा सदर है वो जीते थे। लेकिन 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें जो अपोजिशन जमात थी वो बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। अब वो सदर को उठाना चाहते थे, सदर ने वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। पॉलिटिकल रीजन हैं और आपको पता है कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट भी फिर इसी तरह इस्तेमाल हुई होगी जैसे पाकिस्तान में हुई है। बहरहाल वहाँ पे मार्शल लॉ जैसे ही लगाने का ऐलान हुआ तो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलकर सड़कों पे आ गए। लोगों ने कई ऐसे विजुअल नजर आए जहाँ पे वो गाड़ियों के नीचे लेट गए, फौजी गाड़ियों के आगे लेट गए, फौजियों को उन्होंने धक्के मारे। लेकिन हैरत की बात है, अभी तक हमने कोई ऐसा विजुअल नहीं देखा जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट ने लोगों के ऊपर टॉर्चर किया हो। लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और लोग क्यों निकले उसकी एक रीज़न ये भी है कि जनूबी कोरिया के बिल्कुल साथ ही शुमाली कोरिया है। अगर आप रात के वक्त ट्रैवल करें ना इस रीजन में और आप ऊपर से आपका तैयारा गुजरे तो आप ये देखेंगे, आप सैटेलाइट का इमेज निकाल के भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जब आप गुजरते हैं जनूबी कोरिया से तो आपको रोशनियां नजर आती हैं, चाइना पे भी रोशनियां नजर आती हैं, लेकिन शुमाली कोरिया में आपको बिल्कुल अंधेरा नजर आता है। सैटेलाइट इमेज आप निकाल के जब भी देखेंगे तो शुमाली कोरिया को लगातार एक लंबा ही मार्शल लॉ वहां पे चल रहा है। तीसरी नस्ल है किम जोंग उन, जो इस वक्त वहां के हुक्मरान हैं। इनके वालिद भी हुक्मरान थे, इनके दादा भी हुक्मरान थे। तो तीसरी नस्ल से ये लोग कई दहाइयों से लगे हुए वहां पे इक़्तिदार में। इन्होंने शुमाली कोरिया का सारा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। वहां के लोग बेचारे खाने पीने के लिए तरस गए और शुमाली कोरिया के अंदर कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। वहां से लोग भागते हैं बेचारे, कोई जनूबी कोरिया पहुंचता है, कोई चाइना जाता है, वहां से जनूबी कोरिया पहुंचता है। तो जनूबी कोरिया के लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि मार्शल लॉ क्या होता है और मार्शल लॉ के नुकसान क्या होते हैं। लिहाजा वो निकले और बहुत बड़े पैमाने पर निकल के उन्होंने अपना रद्देअमल दिया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये प्रलॉन्ग करेगा वहां पे मार्शल लॉ। अभी तक कुछ ज्यादा इतलात मजीद नहीं आ रही। अब तक यही है कि सदर ने कहा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो मुझे मुल्क को बचाने के लिए, और जो नॉर्मली इस तरह के लोग बयान देते हैं कि जनाब मुल्क को कौम के मफाद में अजीज हम वतनों, ये इस टाइप का एक स्टेटमेंट है जो वहां के सदर ने दिया टीवी पे खिताब करते हुए, लेकिन लोग उसको मान नहीं रहे। फर्दर चीजें आएंगी, मैं आपको बता दूंगा। एक चीज और है नाज़रीन, जो पाकिस्तान में हो रही है तवातर के साथ अब लगातार हो रही है, और जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान हैं या जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर, वो लोग ये बातें कर रहे हैं। जैसे फैसल वाडा है, मैं एक साफ मिसाल आपको दे देता हूं। वो ये कह रहे हैं जी हुकूमत ने किया है जो किया है, रियासत का इल्जाम ना लगाया, इदारों पे आप इल्जाम ना लगाएं, रियासत पे आप इल्जाम ना लगाएं, ये जो किया हुकूमत ने किया। ये बयानिया आ रहा है। अच्छा, इस बयानिया के पीछे रीजन क्या है कि जो कार्रवाई होगी है वो बहुत बड़ी है और जिस आदमी के साथ हो गई है वो आदमी उससे भी बड़ा है। यानी आप किसी, मैंने एक दिन कहा था ना कि ये लोग वो लोग नहीं है कि जिनको मार दो तो पता ही नहीं चलता। मेरे अल्फाज तल्ख जरूर थे कि मैंने कहा था कि ये पहाड़ों से उतर कर नहीं आए, ये कोई ऐसा, हालांकि वो लोग भी मेरे लिए उतना ही मोहतरम है, मोतबर है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर जिस तरह का जुल्म हुआ इस मुल्क में, क्या वो हम सब नहीं जानते? आप पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, इसको हम निकाल तो नहीं सकते। तो मामला यह है कि ये जो लोग मारे गए हैं ये इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में मारे गए, उनको वहां शहीद किया गया है। और जो गोली चलाई गई है वो दो तरफ से ही चल सकती है ना, या तो लोग अपने आप को खुद मार दे या रियासत उन्हें मार दे। तीसरा तो ऑप्शन है कोई नहीं। अब तीसरा कौन हो सकता है गोली चलाने वाला? वो तो कोई नहीं हो सकता। बहरहाल फैसल वाडा साहब लगातार ये कह रहे हैं कि जनाब ये रियासत ना करें, ये हुकूमत है, हुकूमत ने किया है, और रियासत की और पीटीआई की कोई लड़ाई नहीं है, जो लड़ाई है वो हुकूमत के साथ है। अब ये एक नई लाइन है जिसको देखते हुए मैं अंदाजा हो रहा है कि थोड़ा सा शायद एस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को बैकफुट पे लेकर जा रही है कि सारा कुछ करके देख लिया, फायदा कोई नहीं हुआ। अब इस कत्ले आम के बाद भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई, इजाफा हुआ। इमरान खान साहब का नैरेटिव ज्यादा मजबूती के साथ लोगों के अंदर सरायत कर गया है इस कत्ले आम के बाद भी। अच्छा, एक चीज और जो बड़ी बारीक वारदात हो रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब के ट्विटर को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। देखें, इस वक्त इमरान खान की जो आवाज के अंदर एक मजबूती है, उसमें एक बड़ा रीजन एक तो उनका सोशल मीडिया है जो पूरी दुनिया के अंदर आवाज उठाता है उनके लिए। उनके ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बाहर बैठकर दलेरी के साथ बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है बात करना, लोगों ने बाकी काम भी करने होते हैं। तो और तीसरा इमरान खान साहब की अपनी जो मकबूलियत है लोगों में, वो एक अलग चीज है। लेकिन इमरान खान साहब का अपना जो ट्विटर हैंडल है जिसके ऊपर 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। इमरान खान साहब का किसी से कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान में फॉलोइंग के हवाले से। ट्विटर पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स जाली है, ये ऑर्गेनिक है। यानी अगर आप देखेंगे मरियम नवाज ट्वीट करें तो बहुत थोड़े से रीट्वीट होते हैं, बहुत थोड़े से। यानी मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हो गए मरियम नवाज से, सिद्दीक जान के भी बहुत कम हो गए मरियम नवाज से, लेकिन अहमद फरहाद साहब हैं हमारे, उनके बहुत कम है मरियम नवाज से, लेकिन उनके ट्विटर की रीच मरियम नवाज से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि उनके जो है वो फॉलोअर ऑर्गेनिक है। मरियम नवाज के फॉलोअर ऑर्गेनिक नहीं है, उन्होंने 2 नंबर तरीके से किए। भारत इमरान खान साहब के 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, और बड़ा लंबे अरसे की उनकी हिस्ट्री है अकाउंट की, तो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। फैसल वाडा ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को डिस्क्रेडिट करने का मतलब क्या है इसको जरा समझें आप।
कि जो इंफॉर्मेशन वहां से आती है ना, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं और उसको फैलाते हैं हर तरफ। तो इसको डिस्क्रेडिट करने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब की बात सिर्फ बाहर वही पहुंचे जो बात इमरान खान साहब को जो लोग मिलने के लिए जाते हैं उनके जरिए बाहर आए, और नॉर्मली जिनको इजाजत मिलती है मिलने के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज भी करवाया जाता है। तो ट्विटर को जो है वो कोशिश की जा रही है कि डिस्क्रेडिट किया जाए और लोगों के दिलों में शक डाला जाए, पता नहीं ये बात इमरान खान ने की है या नहीं की, लोगों के दिलों में ये वहम पैदा किया जाए। यानी कल जब इमरान खान साहब का, एक दिन पहले की बात है, परसों इमरान खान साहब का जब एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट आया तो मैंने उनकी पार्टी के लोगों से रब्ता किया। मैंने उनसे पूछा कि जी क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूं कि ये जो ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट इमरान खान साहब का आया, आज दिन को जो स्टेटमेंट आया था जो पार्टी के लोगों ने बाहर आकर दिया था, जैसे कि बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान वगैरह आए थे, उन्होंने आकर बोला, मैंने कहा ये उससे मुख्तलिफ क्यों है? तो मैं सवाल इसलिए जानना चाहता हूं कि क्या ये इंफॉर्मेशन किसी और सोर्स से आई? तो फिर मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली उस पर मैं मुतमईन हो गया। मैंने कहा ठीक है, ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि ये इमरान खान साहब के अल्फाज नहीं है। इमरान खान साहब ने वही कहा है जो दिन को बैरिस्टर सैफ ने, बैरिस्टर गौहर ने आके बाहर बताया था। वो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। ये इमरान खान साहब के ट्विटर के ऊपर जो स्टेटमेंट चल रहा है ये इमरान खान साहब का नहीं है, ये क्लेम किया गया। अब आज जो इमरान खान साहब मिले सहाफियों से और बाकी लोगों से, तो आज का स्टेटमेंट अगर आप उठाकर देखें, एक दिन पहले का, कल का, सॉरी, जो कल का स्टेटमेंट इमरान खान साहब का सहाफियों से मुलाकात के बाद है, उसको अगर आप उठाकर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट बहुत करीब है उनके पिछले स्टेटमेंट के साथ जो उनके ट्विटर पे शेयर हुआ था, लेकिन बहुत दूर है उनके उस स्टेटमेंट के साथ जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आकर बताया था। जरा स्टेटमेंट आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। सहाफियों और वकला से जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की उसमें स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई गलत चीज शामिल नहीं की जा सकती। वो सहाफी सुन रहे थे, वकील सुन रहे थे। आज अहले खाना ने मुझे इस्लामाबाद कत्लेआम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया कि कैसे हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गईं और आइन और कानून की बात करने वाले दर्जनों निहत्ते शहरियों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी कर दिया गया। अब तक 12 शोहदा की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ये जो बर्बरियत हुई है पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है। याह्या खान पार्ट 2 मुल्क पर मुसल्लत होकर बैठ गया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर निहत्ते और पुरअमन शहरियों के कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाए और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलव्विस अनासर को सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। मेरी इस मामले पर मजीद मुशावरत जारी है और मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूं। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी को लगता है कि ऐसे खौफ पैदा करने से अवाम चुप बैठ जाएंगे तो ये उसकी खामख्याली है। हम इस जुल्म के खिलाफ तमाम आलमी फोरम्स पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत को हदायत की है, जिम्मेदारान बशमूल शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पर FIR कटवाएं। दुनिया के किस मुल्क में जमहूरी एहतजाज पर यूं सीधे फायर खोले जाते हैं? शोहदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डाटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और सेफ सिटी की CCTV फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किए जा सके। मैंने अपनी पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी हैं कि शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाइयाँ खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। जहां तक ऑपरेशन की कामयाबी और नाकामी का सवाल है तो ऑपरेशन तो बंदूक के तौर पर कामयाब हो ही जाते हैं। लाल मस्जिद ऑपरेशन भी कामयाब था, याह्या खान ने भी ऑपरेशन कामयाब किया था, मगर इसके 1 माह बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। इस्लामाबाद में जो खून की होली खेली गई है इसका असर बहुत देर पा होगा। बुशरा बीबी को मैंने हदायत की थी कि एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेकर जाना है, उन्होंने जो किया मेरी हदायत के मुताबिक किया। तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान और कारकुनान मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। यह सियासत नहीं जहाद है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। एक दिन पहले भी उनका स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता था, लिहाजा उनके ट्विटर को डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता। वो उनकी एक्सेस में भी होगा तो इमरान खान साहब इसी तरह बात करेंगे। मुझे कुछ और चीज़ें भी पता है कि इमरान खान साहब का ट्विटर कैसे हैंडल होता है, यानी ये तो नहीं पता कि मैसेज कैसे जाता है, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर कोई चीज़ उनके ट्विटर से शेयर नहीं हो सकती। जब तक वो चाहेंगे वो चीज़ें शेयर हो जाएंगी, जो वो नहीं चाहेंगे वो चीज़ शेयर नहीं होगी। नॉर्मली यही रूटीन है। अगर कोई अचानक से कोई अजीबोगरीब चीज़ हो जाए तो मैं वो कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल तो प्रोसीजर यही है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अब एक चीज़ और नाज़रीन, इस्लामाबाद में बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने आखिरी कार्ड के बारे में बात की जो उन्होंने अपनी बहन को बताया। तो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड हो क्या सकता है। देखिए 2-3 ऑप्शन है ना। एक तो इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो एक भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाते हैं तो फिर बेशुमार लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर ये एक इवेंट बन जाएगा। तो अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल के ऊपर जाते हैं और कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो ये एक कार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं। एक और कार्ड है जिसका जिक्र इमरान खान साहब माजी में कर चुके हैं कि वो स्ट्रीट मूवमेंट चला सकते हैं, यानी गली मोहल्लों की सतह तक वो एहतजाज कर जा सकते हैं। अब हर गली के अंदर तो पुलिस नहीं घुसेगी ना, हर गली के अंदर तो लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे नहीं घुसेंगे। तो अगर गलियों मोहल्लों के अंदर जगह जगह एहतजाज होना शुरू हो गया और पूरे पाकिस्तान से इसके मनाजर आना शुरू हो गए और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें दिखाई गई तो इसका इंपैक्ट बहुत गहरा होगा और ये बड़ा जोरदार एहतजाज हो सकता है। तो क्या इमरान खान साहब स्ट्रीट मूवमेंट करने जाएंगे? क्योंकि इस वक्त लोगों का गुस्सा अपने उरूज पर है। जो सहाफ़ी फील्ड में जा रहे हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि लोगों के सेंटीमेंट्स पहले से ज़्यादा खौफनाक है।
लोग अब फाइनल कॉल से ज्यादा गुस्से में हैं कि बड़ी ज्यादती हुई है इस्लामाबाद में और उसको लोगों ने दिल पर लिया। तीसरी एक चीज और हो सकती है कि इमरान खान साहब के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी किसी और के दिमाग में नहीं चल रहा। कई दफा इमरान खान साहब जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आए, कई दफा उन्होंने ऐसी चीजें की जिसका कोई अंदाजा और तखमीना नहीं लगा सका, तो मुमकिन है इस दफा फिर उनके दिमाग में ऐसी कोई बात हो। लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, और ये इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है कि एक ही वक्त के अंदर इस्लामाबाद की तीनों बार्स ने, मिसाल के तौर पे ये मामला इतना हसास है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने, तीनों ने अलग अलग प्रेस रिलीज इसके बारे में जारी की है। प्रॉब्लम यह है कि पश्तूनों को चुन चुन कर इस्लामाबाद में निशाना बनाया जा रहा है, और ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं। हमारे एक सहाफी हैं दोस्त अदनान हैदर, वो बताते हैं उनका एक टैक्सी ड्राइवर है बंदा बेचारा, वो उसको पकड़ के ले गए पुलिस वाले। वो जाकर पता किया, उन्होंने कहा जी इसका कसूर क्या, उन्होंने पीटीआई को, उन्होंने कहा नहीं है यार, साबित किया। उन्होंने कहा जी नहीं ये पठान है। अब आप अंदाजा कीजिए, एक एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, सफीर है गैर मुल्की, उनका जो शेफ है, जो खाना पकाने वाला कुक है, वो बावर्ची बेचारा वो पश्तून है, उसको उठाकर ले गए। और बाद में फिर उन्होंने माफी मांगकर छोड़ी, उसकी ज्यादती भी बहुत की। और बहुत सारे लोग हैं, एक पूरा होटल है काबुल होटल, उसके सारे मुलाजिम उठाकर ले गए। एक और होटल है, उसके सारे वेटर उठा के ले गए। तो जहां जहां पे उनको पश्तून नजर आता है ना, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो गाड़ी चला रहा है, चाहे वो खानसामा है, चाहे वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, चाहे वो कोई चौकीदारी कर रहा है, चाहे वो छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, किसी दुकान पर बैठा है, किसी होटल में बैठा है, कोई भी है, सबको उठा के गायब कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि पुलिस वाले लगातार गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये अली नासिर रिजवी साहब जो हमारे वहां के आईजी हैं इस्लामाबाद के, वो इन्होंने तो चले जाना है यहां से, इस्लामाबाद पुलिस ने तो यही रहना है ना। तो ये जो पश्तून भाइयों के साथ जो सलूक इस वक्त इस्लामाबाद में किया जा रहा है, क्या ये रियासत और ये निजाम उसका खुमियादा भुगतने के लिए तैयार है? अली नासिर रिजवी साहब ने तो जो जराइम कर दिए हैं उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी एक दिन, आज नहीं तो कल उन्हें भुगतनी पड़ेगी। और उनके चेहरे पर नजर आ रहा है कि जितना खौफ उनको अब है। ये चीजें करने से पहले उनको सोचना चाहिए था। बार बार मैंने उनको मुखातिब करके अपने वीलॉग में कहा कि आप एक लिमिट को क्रॉस ना करें, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने किया और अब वो फंस गए। अब ये मामला आज नहीं तो कल तो किसी सिरे चढ़ेगा ना, और किसी ना किसी का गला इसमें फिट हो जाएगा। तो नॉर्मली जो होता है ना, वो बड़े बड़े लोग इसमें बच जाते होते हैं, इसी तरह के लोग फंस जाते हैं जिनकी नौकरियां और जिंदगियां खराब हो जाती है। बहरहाल छोटे छोटे कारोबारी लोग, घरेलू मुलाजमीन, इनको उठाया जा रहा है। जो गरीब पश्तून है उन्हें लगातार इस्लामाबाद में उम्र का लिहाज किए बगैर उन्हें तकलीफ दी जा रही है, और इससे नफरत पैदा होगी। नून लीग जो है उसने तो अब पता है उसको कि उसने सिंध में तो इलेक्शन कभी जीतना नहीं है। अब नून लीग को यह भी पता है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी कभी इलेक्शन नहीं जीतना। जो कुछ नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कह छोड़ा और जो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, अब इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन फिलहाल नहीं जीतना, और 10 साल तो ये इसके बारे में सोचे ही ना। तो उन्हें तो पता है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जाना ही नहीं है, लेकिन क्या बाकियों ने भी नहीं जाना? एएनपी ने इसके बारे में आवाज नहीं उठाई। फजल रहमान साहब की पार्टी को इस पर आवाज उठानी चाहिए। उनका खैबर पख्तूनख्वा में और जो बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट है वहां पे उनका बड़ा असर रसूख है, और उनसे सारे तवक्को करते हैं कि वो गरीब पश्तूनों के लिए आवाज उठाएंगे कि ज्यादती हो रही है उनके साथ इस्लामाबाद में। यही आवाज जमात इस्लामी को भी उठानी चाहिए, उनको वहां वोट मिलता है। एएनपी को उठानी चाहिए, बाकी जमातों को उठानी चाहिए, लेकिन बाकी जमातें इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रही। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज उठाई है, बुकला ने आवाज उठाई है, मीडिया ने आवाज उठाई है, सोशल मीडिया ने आवाज उठाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सारे लोग भी इस जुल्म, जबर और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पश्तून हमारे भाई हैं, उनका पूरा हक है वो पाकिस्तान में जहां दिल करे जाएं, जहां दिल करे वहां रहें, जहां दिल करे वहां कारोबार करें। ये सारा पाकिस्तान उनका है, वो भी पाकिस्तान के उतने ही मालिक हैं जितने बाकी सूबों में मौजूद लोग पाकिस्तान के मालिक हैं। एक और नादरीन खबर है कि जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे लगातार धड़ाधड़ बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। यानी उनको थ्रेट किया जाता है मेरे ख्याल में, या उन्हें बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं है, या उन्हें डराया जाता है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, लोगों की मुलाकातें नहीं करवाई दी जा रही। जो नौजवान गिरफ्तार हैं खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले, तो उनके बयान रिकॉर्ड करवा के धड़ाधड़ पीटीवी के ऊपर चलवाए जा रहे हैं। और वो कोई कह रहा है जी मैं दहशतगर्द हूं, कोई कह रहा है जी मेरे पास बंदूकें थी, कोई कह रहा है मैंने बंदूकें देखी है, कोई कह रहा था जी मैं बंदूकें चला रहा था। तो हालांकि पूरी दुनिया से जो मीडिया आया हुआ था उन्होंने गवाही दी कि मुजाहिरीन निहत्थे थे, इनके पास कोई हथियार नहीं था। और पुलिस की हिरासत में इस किस्म के बयान की कोई कानूनी अहमियत नहीं होती, कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, जब तक कि कोई मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपनी मर्जी से बयान ना दे। जैसे कि इसहाक डार साहब ने दिया था बयान, हालांकि वो हिरासत में थे, लेकिन उन्होंने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने जाकर दिया था। और इसहाक डार साहब का जो बयान था कि शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसके अंदर उन्होंने सारे सबूत भी दिए थे, जो सबूत बाद में साबित हो गए थे कि वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग की है। लेकिन यहां पे तो सारी गवाहियां मौजूद है, पाकिस्तान का लोकल मीडिया मौजूद है, जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फील्ड में मौजूद थे, या जो आलमी सहाफी पाकिस्तान में आलमी इदारों से मुंसलिक सहाफी आए हुए थे, उन सबने बताया कि जनाब मुजाहिरीन निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके ऊपर गोली चली है, उन्होंने गोली नहीं चलाई। तो गोली क्यों चलाई, इस सवाल के जवाब में अब जो लोग गिरफ्तार हैं उनको प्रेशराइज करके उनसे स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप कारनामा देखें, मैं हैरान हो जाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लगभग 100 से ज्यादा जख्मी लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट कह रही है, ये अस्पतालों से आने वाला रिकॉर्ड कह रहा है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना क्लेम है कि उनके सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी है। सैकड़ों को नहीं लगी तो कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बुलेट इंजरी आई है। एक अस्पताल का जो पहला इनिशियल रिकॉर्ड आया था उसी में 30 के करीब लोगों को गोली लगी हुई थी, और दूसरे अस्पताल का अलग है रिकॉर्ड, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मरहम पट्टी करके वापस निकल गए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए
कि वो अपने जख्मी लोगों से बयानात रिकॉर्ड करवाएं और हुकूमत के बयानात को काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया पे और मीडिया पे डालें। वो भी बताएं जनाब ये हमारा जख्मी है, ये जख्मी है, ये जख्मी है, ये जख्मी है, ये जख्मी है, इनके नाम सुने और इनसे पूछें इनको गोली कहां लगी और कैसे लगी। वो भी अपने जख्म दिखाएं और बताएं। तो जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ को आइडिया ही नहीं है कि ये कितना खौफनाक है और आने वाले दिनों में इनके साथ क्या किया जाएगा। तो इसी वक्त इस नैरेटिव को काउंटर करना है और जब तक क़यादत संजीदा होकर इसके ऊपर बैठ के फैसला नहीं करेगी तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जो शहीद हो चुके हैं उनके घर वालों के इंटरव्यूज करें ताकि वो रिकॉर्ड के ऊपर रहें। कल को सूरत बदल भी सकती है। नंबर 1 उनके इंटरव्यूज करें, उनको रिकॉर्ड के ऊपर रखें। नंबर 2 जितने लोग जख्मी हुए हैं उन तमाम लोगों के इंटरव्यू तसल्ली से रिकॉर्ड करें, आधे आधे घंटे के, तसल्ली से उनको सारा कुछ बताने दें और उनके जो पीसी है वो निकाल के सोशल मीडिया पर डालें ताकि रिकॉर्ड रहे कि इन लोगों को गोली लगी है और गोली धरने के अंदर लगी है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। हत्ता कि जो मेरी पास आखिरी इतलात है उसमें सीसीटीवी फुटेज को इमरान खान साहब अब 2 मरतबा ये कह चुके हैं उसको महफूज करने के हवाले से कोई एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की और ना ही अभी तक मोहसिन नकवी और दीगर के ऊपर एफआईआर के हवाले से कोई कार्रवाई हुई है। हाँ, एक कमेटी बनी है मेरी इतला के मुताबिक। लतीफ खोसा साहब बड़े जबरदस्त लॉयर हैं, ये फौजदारी मुकदमात के, यानी उनकी बाकी सारी चीज़ों की आप काबिलियत एक तरफ रख दें, फौजदारी मुकदमात में लतीफ खोसा जो है वो आप ये समझ लें कि वो एक कानून की पूरी किताब है और उनको बहुत समझ है फौजदारी मुकदमात की। तो अगर उनको आगे किया है तो वो अपनी टीम के साथ मिलकर इसके ऊपर एक अच्छी कीमत भी बना सकते हैं। लेकिन ये काम इनको अब तक कर देना चाहिए था और जल्दी करना चाहिए था। एक नौजवान जिसे गोली लगी और वो बेचारा वीडियो बना रहा था, उस वक्त उसको गोली लगी थी, अता तारड़ ने उसके खिलाफ वीडियो कर दी। अब उस नौजवान ने दोबारा वीडियो बना के अता तारड़ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम ही कर दिया। आप अंदाजा करें इमरान खान साहब ने कैसा शऊर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को कि एक आम नौजवान जिसे कल तक कोई जानता भी नहीं था उसने वफाकी वजीर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अकेले ने बैठ के एक मोबाइल के साथ पोस्टमार्टम कर दिया। वीडियो देख के मैं हैरान हो गया, एक एक जुमले का उसने जवाब दिया और साबित कर दिया झूठा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।